आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली देखने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके इससे रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है, कट जा भाई। चलो देखो बच्चे, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक रिंग है जो कि रोल कर रही है ग्राउंड पे। ठीक है, ग्राउंड पे रिंग मतलब ऐसे गोल गोल घूम के आगे जा रही है, समझ में आ रहा है, ऐसे पहिया चलता है। अब रिंग रोल करते टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वो अपना आधा चक्कर पूरा कर ले और जब वो अपना एक कंप्लीट राउंड पूरा कर ले, तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझ में आ रहा है, जब रिंग अपना एक चक्कर पूरा कर ले, आधा चक्कर, और जब पूरा चक्कर पूरा कर ले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही आपको बताना है इस वाले सवाल में। चलो देखो कैसे निकलता है। अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए, अब रिंग अगर घूम रही है तो घूम के क्या होगा, अब आप रिंग का एक कोई पॉइंट पकड़ लो। क्या है बेटा, रिंग का कोई एक पॉइंट पकड़ लो। अगर रिंग एक पूरा चक्कर लगा रही है, मान लो रिंग का ये एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ लिया, जब ये एक पूरा चक्कर लगेगा, जब ये एक पूरा चक्कर लगेगा तो रिंग क्या होगा, घूमते हुए जाएगी, घूमते हुए जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। तो इस पॉइंट ने, ये पॉइंट जहाँ था वहीं पे आ जाएगा। जब एक चक्कर मतलब ये पूरा गोल गोल घूमी यहाँ आ गया, तो जब इतना घूमने में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट, ही डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। यहाँ से ये पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है, तो इस पॉइंट ने कितना, ये स्ट्रेट लाइन में तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो आपको बताना है, मतलब ये पॉइंट आपको बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। पूरे चक्कर में जीरो मत बोल देना, क्योंकि जीरो नहीं हुआ है, इस बार पॉइंट यहाँ से क्या पहुँचा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट पहुँच गया, तो कितना चला होगा, क्या ये सर्कल का जितना सर्कमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा इसमें। समझ में आ रहा है, जितना सर्कम, कितना होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस, 2πr, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, पूरे चक्कर के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2πr। समझ में आया कि नहीं। ये चीज, सर्कल ऐसे पूरा घूम रहा है, इधर घूम करके जाएगा तो हर एक पार्ट उसका टच होता हो जाएगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, हर एक पार्ट टच हो रहा है। कितना पार्ट टच हुआ, पूरा सर्कमफ्रेंस के बराबर पार्ट टच हुआ, मतलब 2πr टच हो गया। अब अगर मैं आधे चक्कर की बात करूं, कितना, नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब देखना आधे चक्कर में क्या होगा, यहाँ पर ए पॉइंट था, अभी घूमा, घूम करके आधा चक्कर मतलब ए पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ ऊपर। समझ पा रहे हो, आधे चक्कर मतलब ए पॉइंट कहाँ पहुँच गया, ऊपर। अब ये डिस्टेंस तो आपने सही बोला, आधा चला होगा, 2πr का आधा मतलब क्या हो जाएगा, πr चला होगा। ये डिस्टेंस तो πr, लेकिन ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पाथ देखते हैं। स्मॉलेस्ट पाथ देखने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ एक लाइन बनानी पड़ेगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होगा। अब ये देखो, अगर इसका रेडियस r है तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये पार्ट पूरा 2r हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये वाला पार्ट क्या है, πr है, ये पार्ट 2r है, तो ये कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, r बाहर आ जाएगा, बचे क्या अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस, क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा आधे चक्कर के लिए। समझ पाए कि नहीं, क्या ये बात क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब एक काम करो, एक चीज आप निकाल के दिखाओ, 2.5 चक्कर के लिए कितना होगा, 2.5 राउंड, राउंड के लिए कितना होगा ये बताओ, आप लोगों के लिए इस सवाल है। डिस्प्लेसमेंट बताना है 2.5 राउंड के लिए। अच्छा, एक 2 राउंड के लिए बता देना, 2.5 के लिए बताना है और 2 राउंड के लिए बताना है, 2 एंड 2.5 राउंड के लिए बताओ। देखो 2 राउंड का मैं बता दे रहा हूं, पहले थोड़ा फील करो, समझो यार, आप लोग एकदम शांत हो जाते हो। एक राउंड यहाँ से चला, ये पार्ट एक राउंड कब पूरा होगा, जब यहाँ से चल करके ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो एक राउंड पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक राउंड पूरा करने में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr मैंने बताया था। अब फिर एक बार और चला, 2 राउंड के लिए एक बार और चलेगा, वापस से जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ पहुँच गया,
तो स्टार्टिंग यहाँ से था, फाइनली यहाँ पहुँचा, तो स्ट्रेट लाइन तो यही बन रही है, मतलब यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2πr हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? 4πr ना, 2πr प्लस 2πr कितना हो जाएगा बच्चों? 4π। ये किसके लिए है? 2 राउंड के लिए। समझ में आ रहा है? अब अगर 2.5 राउंड के लिए पूछा जाए तो 2.5 राउंड के लिए पूछा जाए तो अब फिगर वगैरह बना करके देखा करो, ऐसे तुक्के मत सॉल्व करो, नहीं आएगा आंसर। 1 राउंड, 2 राउंड तो पूरा है, मतलब यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आ गया। 2 राउंड तो पूरा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr। और फिर 1 राउंड आधा है, मतलब ये ऊपर पहुँच गया है पॉइंट। कहाँ पहुँच गया बेटा? ऊपर पहुँच गया। आधा राउंड है, मतलब यहाँ ऊपर पहुँच गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, इतना डिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो? बोलो, इतना डिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो? ये इतना डिस्टेंस बताओ क्या होगा? क्या होगा? खुल के बोलो, क्या होगा ये इतना डिस्टेंस? नहीं बता पाओगे बेटा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसके आगे। बताओ शुभम, क्या होगा ये इतना डिस्टेंस? बताओ शाहिद, क्या होगा? मन में मंत्र नहीं पढ़ना है कोई, ऐसे बताना है मुझे। एमन क्या होगा बताओ? खड़े हो जाओ। पाई, वेरी गुड। बाकी सबकी हालत ही खराब है। अब कैसे है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना नहीं है, बस खाली टाइम पास करना है। करो आराम से टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तुरंत मुंह से ऐसे निकलना चाहिए तुरंत कि ये πr होगा, ये 2πr होगा, तुरंत ऐसे आ जाना चाहिए मन में कि आधा ये फुल सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, मतलब ये πr हो जाएगा। बैठ जाओ सब लोग। अब यहाँ से यहाँ का मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो यहाँ के यहाँ का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा ना? और अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 3πr है। तो इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 3πr स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9π स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 9π स्क्वायर प्लस 4। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आया समझ? नहीं भी आया होगा तो नोट कर लेना, बाद में नोट करना, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ थोड़ी समझ में आ जाएगी। अब आज जो सवाल चल रहे हैं वो सबके सब हाई लेवल के चल रहे हैं। अब एक चीज़ ये याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाला था, डिस्टेंस याद कर लेना। डिस्टेंस अगर 1 राउंड होता है तो हमेशा 8r आता है, डायरेक्ट याद रखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी डिस्टेंस क्या होगा, ये जो गोला है वो कैसे गोल सा पाथ है जो चूज करके आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल नहीं सकते हैं और हमारे सिलेबस में भी नहीं है निकालना। निकाल तो सकते हैं लेकिन सिलेबस में निकालना नहीं है। हम डायरेक्ट याद रखेंगे जब 1 राउंड करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2πr होता है और डिस्टेंस कितना होता है? 8r होता है। समझ में आ रहा है इतना? बस इसको नोट याद कर लेना, बाद में लिख लेना, हो जाएगा यार। अब बताओ, आपके पास से सवाल है, इसमें से कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है? क्या है? विच ग्राफ आर पॉसिबल इन विच। अच्छा, कौन से ग्राफ पॉसिबल है और कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है आपको बताना है। बोलो, इसमें से कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है? डी मतलब है डिस्टेंस, एस मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ये पता है ना, देखो लिखा भी है। डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है? क्या पहला ग्राफ पॉसिबल है? बोलो। देखो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस बढ़ना बंद हो गया, टाइम बढ़ रहा है, तो ये चीज तो पॉसिबल है ना। डिस्टेंस बढ़ना बंद हो जाए मतलब रेस्ट पे हो जाएगी बॉडी, यहाँ क्या हो जाएगी? रेस्ट पे हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है। समझ आ रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है और एक बार के बाद रुक गया। दूसरा वाला बताओ पॉसिबल है या फिर नहीं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पॉसिबल है या फिर नहीं बताओ? क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन ना पॉसिबल होने का ऐसा कुछ नहीं होता है। बताओ, देखो ये टाइम अगर मैं लूँ, इस टाइम पे एक ही चीज़ दो जगह है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। एक ही टाइम पे एक चीज़ दो जगह नहीं हो सकती है ना, पॉसिबल नहीं है। ये वाला बताओ,
ये वाला पॉसिबल है या नहीं? कितने लोग मानते हैं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आप लोग इतना दिमाग एकदम नहीं लगाते हो यार। मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट कभी कम हो सकता है क्या? नेगेटिव या कम होता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट। टाइम के साथ है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या फिर क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ पहले बढ़ा डिस्टेंस की बात हो रही है, सॉरी। पहले टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ा, क्या डिस्टेंस कम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ना, नेगेटिव में डिस्टेंस जा ही नहीं सकता है। तो ये कम भी हो रहा है, डिस्टेंस कम होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। अब चौथा वाला बताओ, चौथा वाला बताओ। पॉसिबल है या नहीं चौथा वाला? बोलो, कितने लोग मानते हैं पॉसिबल है चौथा वाला? कितने लोग मानते हैं नॉट पॉसिबल है? सब लोग, किसी को कुछ नहीं आता है ना, मानोगे ही सब लोग। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कोई चीज़ वापस लौट आती है तो नेगेटिव हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है या फिर रुकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी जाता है ना, बता रखा है ना मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन बताने का। चलो ठीक है, ये वाला पॉसिबल है। ये एक ही टाइम, यहाँ पे टाइम 3 सेकंड पे आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर भी ऑब्जेक्ट नीचे भी है। ऐसे रहे बस करे तो पॉसिबल रहेगा, जाहिर सी बात है। चलो ये ट्रू फॉल्स से बता दो, थोड़ा सोच समझ के बताना है, ऐसे जल्दी से आंसर मत देना हड़बड़ाहट में। सोच समझ लो, पढ़ लो, आपस में डिस्कस मत करना, खुद से सोच समझो और पढ़ो। फिर क्या दे रखा है, अगर डिस्टेंस पार्टिकल का 0 है। अच्छा, डिस्टेंस 0 कब होता है किसी पार्टिकल, कोई बता सकता है? डिस्टेंस कौन से कंडीशन में 0 होता है पार्टिकल का, कोई बता सकता है? हाँ, जब बॉडी रेस्ट पे हो। वेरी गुड। डिस्टेंस कब 0 होगा, जब रेस्ट पे होगी। जब रेस्ट पे कोई बॉडी है तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब पहली वाली क्या है, ट्रू है। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज 0 देन द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। कितने लोगों ने ट्रू लगाया था इसको? वेरी गुड। अगला क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 डिस्टेंस मस्ट बी 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है कि जब एक ही जगह चले वापस आ जाए, लेकिन डिस्टेंस वहां थोड़ी 0 होगा। तो ये चीज क्या है बेटा, फॉल्स है। अगली चीज देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल। हमेशा इक्वल थोड़ी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1D मोशन। ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। अगर मान लो 1D मोशन में कोई वापस आ जाए लौट करके, रिटर्न बैक हो जाए, तो इक्वल थोड़ी रह जाएगा। तो ये भी क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। बस पहला वाला ट्रू है, बाकी सब क्या है, और कोई वापस लौट जाएगा तो फॉल्स ही हो जाएगा, नहीं कंडीशन। आगे बढ़े, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अपने टर्मिंग एंड एंगल्स, ये वाला बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल है आप लोगों के पास, क्या है सवाल, इसको हटा देते हैं। देखो एक सवाल यहाँ पर क्या दे रखा है, आंट कांट फ्लाई, मतलब एक चींटी है जो कि उड़ नहीं सकती है, एंड इट मूव इन अ क्यूबिकल रूम ऑफ साइड ए। क्यूबिकल रूम में सारी साइड क्या है, ए है। अब क्या दे रखा है, एक कॉर्नर ए से दूसरे कॉर्नर बी तक जाना है उसको, एज शोन इन डायग्राम। इस कॉर्नर से ये लाइन वाइन कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा बन गई। ए पॉइंट से कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। मैं दोबारा से रिक्रिएट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये रूम है, ठीक है। ए पॉइंट से चल करके, ये ए पॉइंट है, चलो ठीक है। यहाँ से ए पॉइंट से चल के यहाँ डी पॉइंट तक जाना है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, ठीक है। ए से बी तक जाना है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कौन सा रास्ता उसको चुनना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट आ जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ से हो जाएगी, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। बोलो, क्या यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भेज दिया जाए, मन में क्या आ रहा है आपके, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भेज दिया जाए? क्या आप एक कॉर्नर से अपने बारे में सोचो, क्या आप उस कॉर्नर से वहाँ तक कूद के चले जाओगे? नहीं जा सकते हो ना। तो चींटी भी उड़ नहीं सकती है बेटा, कैसे भेज रहे हो चींटी को? क्या ये क्या लिखा है साफ साफ, आर्ट कांट फ्लाई, उड़ नहीं सकती है। समझ में आ रहा है, मक्खी होती तो उड़ के चली जाती, लेकिन चींटी है।
खुद जाना है उसको, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें 3 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता तो कैंसिल हो गया, इसको तो करना ही नहीं है। एक रास्ता क्या है बेटा, अब ध्यान से समझना, ध्यान देना। एक रास्ता ऐसे है कि इस वाले कोने पे गई चींटी, फिर क्या हुई, फिर इस कोने को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। एक रास्ता ये है, समझ में आ रहा है, ये रास्ता दिखा सबको। अब एक रास्ता ये है कि चींटी चलते हुए कॉर्नर पे ना जाके यहाँ गई, समझ में आ रहा है, यहाँ गई, फिर यहाँ से क्या हुआ, पकड़ ली कॉर्नर, इस कॉर्नर पे चढ़ गई। अलग कलर से इस वाले रास्ते को बनाते हैं, ठीक है। ऐसे गई कॉर्नर पे ना जाके यहाँ बीच में गई, फिर यहाँ से पकड़ के ये वाला रास्ता चली गई। तो आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता छोटा होगा, वाइट वाला, येलो वाला, या फिर ब्लू वाला? तीनों रास्ते दिख रहे हैं, येलो वाला, ठीक है। आपको लग रहा है येलो वाला, तो सारे के सारे रास्ते हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखने में तो लग रहा है कि येलो वाला छोटा होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सारे रास्ते का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, कितना कितना होगा, समझ आ रहा है। अब अगर मैं येलो वाले का रास्ते का निकालूं तो सबका सब ए है, तो मैं इसके नीचे वाले की बस बात कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट की, जैसे हमने कल सीखा था। ऐसे अगर बस कल मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूँ तो कितना डिस्टेंस तो चलना पड़ेगा, ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से इतना डिस्टेंस a√2 हो जाएगा। और बाकी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a होगा कि नहीं। ये ऊपर कितना जाएगी, फिर a जाएगी ऊपर। तो मतलब अगर हम कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं, येलो वाला रास्ता चूज कर रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो कितना आएगा, a√2 + a। मतलब कुल मिला जुला के ऐसा बोल सकता हूँ, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.44 + a, मतलब क्या हो जाएगा, 2.44 a। समझ में आ रहा है, कुल मिला जुला के ये डिस्टेंस होगा अगर येलो वाला रास्ता चूज किया। अब दूसरे वाले रास्ते को देखो, दूसरे वाले रास्ते के लिए चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, अगले पेज में बनाता हूँ दूसरा वाला रास्ता। वो येलो वाले का था, अब ये है ब्लू वाले का। ब्लू वाले में क्या किया चींटी ने, चालाकी, यहाँ से गई यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा तो a है, लेकिन ये बीच में गई है, तो मतलब ये a/2 होगा कि नहीं, समझ में आ रही है, a/2 होगा। तो ये वाला मुझे निकालना है, तो ये भी डायगोनल ही है, मतलब ये तो 90 डिग्री होता है ना, देखने में अलग लग रहा है, लेकिन स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, टेढ़ा बनाया है मैंने। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √, ये ब्लू वाला है ना, तो ब्लू कलर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस, इतना वाला पार्ट कितना हो जाएगा, √में a² + a²/4 जोड़ेंगे तो 5a²/4 पूरा रूट में आ जाएगा। अब रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, 5a/, ये हो जाएगा कि नहीं, बोलो। इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब देखना, अब फिर उसने क्या किया है, ऊपर चढ़ी है ऐसे, अरे समझ जाओ, जो ये वाली दीवार थी इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो ऐसे यहां तक पहुंच गई इस दीवार के, फिर यहां से क्या है, कॉर्नर पे पहुंच रही है चींटी। इमेजिन कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, यहां तक पहुंच करके फिर यहां से कॉर्नर पहुंची है, समझ पाइए, जो साइड वाली दीवार है उसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में इतना। तो ये डिस्टेंस अगेन ये वाला क्या होगा, a/2 है, ये पार्ट a है, तो ये निकल के अगेन कितना आएगा, 5a/2। सेम कंडीशन तो बन रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, √5a/2, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, √5a/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2√5a/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 5, ठीक है, 5 है। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है, निकाल लेते हैं एक बार। √5 की वैल्यू दिया है रूट इसमें, और √5 की वैल्यू 2.223, क्या हो जाएगा, 2.223a, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी वो, 2.44। तो कौन सा छोटा है, ये वाला रास्ता छोटा है ना, देखने में वो लग रहा था, लेकिन ये कौन सा रास्ता चूज करेगी बेटा, ब्लू वाला रास्ता, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ये येलो वाला रास्ता तो ये निकल के आया था, लेकिन जो ब्लू वाला रास्ता है वो ये निकल के आया। कोई दिक्कत समझने में, कर लो क्या वैसे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, कैलकुलेशन जो किया हुई है, देखो ये एलसीएम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो 4a², 1 से करेंगे तो a², 1 का 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये
4 + 1 5 हो जाएगा। समझ में आया? क्या कोई दिक्कत किसी को ये समझने में? समझ आया ना? ठीक है, अब इसको नोट करना चाहो तो कर लो, अभी नोट कर लो, एक काम करो नोट ना, या घर पे करोगे? हो गया है? चलो घर पे करना, ठीक है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, इन सब को उड़ा देता हूँ, जैसे उसी को सॉल्व करने के तरीके थे। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब स्पीड मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंट मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी में क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है? जैसे आप ये बता रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या है? तुरंत आपकी जो स्पीड है वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर है। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया? पहले 2 किलोमीटर चले, उसमें आपने पहले 2 किलोमीटर चले, उसमें 2 घंटे लगे आपको। फिर 3 किलोमीटर चले, उसमें 1 घंटा लगा आपको। तो अगर एवरेज में पूछूं कि कितना चलोगे, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस मतलब 2 + 3 और टोटल टाइम मतलब 2 + 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5/3। समझ में आया? एवरेज ऐसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। समझ में आ रहा है? इस तरह एवरेज निकालते हैं। इंस्टेंट मतलब जिस दौरान आप चल रहे हो उसी दौरान कोई आपकी स्पीड मेजर कर ले तो क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस होता है। अब यूनिट आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशन ये हो गया लेंथ और टाइम, तो लेंथ माइनस टाइम हो गया। अब ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में है। अभी तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ केसेस हैं, जैसे क्या है, क्या लग गया है? ठीक है, अब कुछ केसेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला केस क्या है? केस अगर हमें डिस्टेंस ही ना दिया हो, समझ में आ रहा है? अब हमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, अच्छा, वेलोसिटी दी हो, एक बार v1 दी हो, एक बार v2 दी हो, और टाइम दिया हो, एक बार t1 और t2। समझ में आ रहा है? जर्नी का टाइम और वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन हमें क्या डिस्टेंस नहीं दिया है, और हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना ये। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा कि नहीं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है तो पहला वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? s1 v1 इंटू t1, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? v2 इंटू। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? दोनों का क्या किया मैंने? डिस्टेंस निकाल लिया, इससे भी डिस्टेंस निकाल लिया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 t1 प्लस v2 t2, और टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस। कोई दिक्कत इतने में? इतना समझने में? अगर हमारे पास डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें भी एक स्पेशल केस आता है, इसमें भी एक स्पेशल केस आता है। इसमें स्पेशल केस क्या होता है? इफ t1 इज इक्वल टू t2, इफ t1 जो है वो बराबर हो जाए t2 के, ये सब पूरा t के किसी बराबर हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो v एवरेज क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? v1 t v2 t अपॉन t प्लस टी। t1 और t2 दोनों आपस में बराबर है, दोनों की जगह t रख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा? t कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2t, t से t कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? v एवरेज v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, ये सब जो ट्रिक्स हैं आपको नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें बहुत काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? ये सब शॉर्ट ट्रिक याद रखना। अगर डिस्टेंस नहीं दिया ये फॉर्मूला लगा दो, अगर दोनों टाइम सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। क्लियर हुआ ये? अब एक और आता है कि ये तो केस 1 था, हमारा डिस्टेंस नहीं गिवन था। अब अगला केस आता है केस 2, अगले पेज में कर देते हैं। अब अगला क्या आता है बेटा? केस 2। केस 2 क्या होता है? इफ टाइम इज नॉट गिवन,
टाइम इज नॉट गिवन। समझ में आ रहा है? टाइम नहीं दिया है लेकिन डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस क्या है? s1 s2 और वेलोसिटी दे रखा है v1 और v2। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले का अगर मैं t1 निकालूं तो t1 क्या आएगा बच्चों? डिस्टेंस कितना है? s1 है, s1 अपॉन v1 आ जाएगा। और t2 कितना आ जाएगा बेटा? s2 अपॉन। तेज तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में कहीं ना आए तो बोल देना, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 और t1 की जगह क्या है? s1 v1 और यहाँ क्या हो जाएगा? s2। कोई दिक्कत नहीं में? ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे ही छोड़ दो, सिंप्लीफाई करके ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या होता है देखना, अगर डिस्टेंस दोनों बराबर जाए, s1 इज इक्वल टू s2 हो जाए जो कि बराबर s के है। समझ में आ रहा है? दोनों डिस्टेंस क्या हो जाए आपस में? अगर बराबर हो जाए तो क्या होता है? v एवरेज। तो v एवरेज हो जाता है बच्चों s प्लस s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो ये क्या हो जाएगा? 2s अपॉन, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे sv2 प्लस sv1 अपॉन v1 v2। कोई दिक्कत किसी को इतने में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बस खाली। अब देखो, अच्छा ये डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या होता है? ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके? s कॉमन ले लो यहाँ से तो क्या बचेगा? v2 या v1 प्लस v2 अपॉन v1। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, ऊपर से s कॉमन ले लिया और डिवाइड करके लिख दिया तो ताकि अच्छा लगे। डिवीजन का मतलब क्या होता है? उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा तो 2s, ये क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ v1 इंटू v2 था, v1 v2। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? v1 v2, v1 प्लस v2। अब देखना s कॉमन था ना, ये 2 नहीं था, s था। s कॉमन था, s से s कट जाएगा तो जो v एवरेज आएगा वो किसके बराबर आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर आपका क्या दिया हुआ है बेटा? डिस्टेंस दोनों सेम है तो ये वाला केस यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी याद रखना, अगर टाइम सेम है तो वो वाला केस, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये वाला केस। याद रहेगा ये? ठीक है, अब देखो आगे। डिस्टेंस, हमारा स्पीड वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये सब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर 3 चीज़ें दे रखी हैं, अगर 3 दे रखा है बेटा तो सेम केस। ठीक है, 3 दे रखा है तो 3 बार लिख लेंगे सब चीज़ें, 3 दे रखा है तो इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ठीक, याद कर लें, डायरेक्ट इसका डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, 2 वाले इनफ है, अगर 3 दे दिया तो चला ना काम। अब क्या होता है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या होता है? एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब 1D वाला मोशन पूरा आ रहा होगा और 2D भी आ रहा है ना? हाँ, बस यही 2 चैप्टर आ रहे हैं ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आ रहा है। अच्छा, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, मुश्किल है। बस यूनिफॉर्म मोशन देखो, 2 टाइप के मोशंस होते हैं। क्या होता है? यूनिफॉर्म और एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल, आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हो आराम से, कभी निकले हो मॉर्निंग वॉक पे? अब आराम से निकले हो, मान लो यहाँ 1 मिनट में, मॉर्निंग वॉक तो आराम से इंसान करता है। 1 मिनट में मान लो आपने 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 मिनट में क्या करोगे? अगेन 2 मीटर ट्रेवल करोगे, फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 मिनट में कितना किया बेटा? 2 मीटर। मतलब हर 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहे हो? 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हो मॉर्निंग वॉक पे आराम से। लेकिन अब मॉर्निंग वॉक पे आपके साथ एक दुर्घटना हो गई, कुत्ता पीछे पड़ गया। क्या हुआ? कुत्ता पीछे पड़ गया। अब जब कुत्ता पीछे पड़ेगा तो क्या ये चीज़ मेंटेन करोगे? नहीं करोगे ना, भागोगे। अब भागोगे, मान लो पहले 1 मिनट में स्टार्टिंग में तो चल रहे थे अच्छे से, कुत्ता नहीं था पीछे, तो 2 मीटर चले। अगले 1 मिनट में जैसे आपने कुत्ते को देखा, क्या किया?
स्पीड को डबल कर दिया, मान लो 4 मीटर चल दिया, और आपने देखा पीछे से कुत्ता और तेज आ रहा है, तो अगले 1 मिनट में क्या किया आपने 10 मीटर चल लिया। अब क्या देखा और तेज आ रहा है, तो आपने क्या किया 1 मिनट में 400 मीटर चल दिए। समझ आ रहा है, जान बचाने के लिए कितना भी तेज चल सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल में अगर फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, और फिक्स टाइम इंटरवल में अगर नॉन फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। लेकिन सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं, वो भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब हम लोग वेलोसिटी पढ़ लेंगे तब देखेंगे। समझ में आ रहा है। अब वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, जब बात आई गई है, तो जैसे हमारे पास स्पीड 2 टाइप की थी, वैसे ही वेलोसिटी भी 2 टाइप की है। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड ही है बट डायरेक्शन के साथ। समझ में आ रहा है, विदाउट डायरेक्शन जो स्पीड थी वो स्पीड थी, और डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड ले लो तो क्या हो जाता है वो वेलोसिटी हो जाता है। मतलब स्पीड के ऊपर अगर वेक्टर लगाओ तो क्या बन जाती है बेटा, वेलोसिटी बन जाती है। क्लियर है ये चीज। तो ये क्या दे रखा है, ये डिफिनेशन दे रखी है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या आ जाता है डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, ये एवरेज वेलोसिटी का हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे तो निकालते थे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और टाइम भी टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। क्या ये बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही तो तरीका था, एक फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये क्या होता है टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब इन सबको हम मिला जुला के कुछ ऐसे लिखते हैं, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये किसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। अब अगर मैं इंस्टेंट की बात करता हूं तो ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है, इंस्टेंट मतलब तुरंत देख रहे हैं, तो टाइम इंटरवल ये जो टाइम का गैप है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब जब भी कोई चीज छोटी होती है तो हम उसको दिखाते हैं डी से, तो डी एक्स अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है। अब डी एक्स अपॉन डी टी आपको देख के मन में आ गया होगा कि सर ये तो डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन से कोई भी चीज आती है मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। समझ में आया कि नहीं। जब दो क्वांटिटीज का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आता है वही क्या होता है स्लोप होता है, तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या देगा वेलोसिटी देगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ जो ग्राफ जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या देता है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, या फिर हम इसको बोल देते हैं डिस्टेंस को एस टी ग्राफ, ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो इसका ग्राफ का स्लोप है वही क्या देगा वेलोसिटी देगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बात आ रही है उसकी एडवांस लेवल की। अच्छा अब एक चीज और, जब इतना पढ़ ही लियो तो थोड़ा इंटीग्रेशन भी देख लो। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या टी को उधर भेज दूँ क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा कि नहीं बोलो। अरे ये डिवाइड में था उधर क्या मल्टीप्लाई में हो गया। अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो s आएगा, s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इज इक्वल टू वी डी टी। मतलब अगर वेलोसिटी दे रखी है और हमें डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। अगर वेलोसिटी दी है, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी दी और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर डिस्टेंस दे रखा है वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। और इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वही क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। देखो जब भी जो क्वांटिटी आ रही है इंटीग्रेट करके उसका मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। अब वेलोसिटी और टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब डिफरेंशिएट जब करते हैं तो उसका मतलब होता है स्लोप, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। समझ आया कि नहीं, थोड़ा सा क्लियर है। अभी सब सारे टाइप के सवाल करेंगे, बस अभी समझ लो, थोड़ा बात आ गई थी कैलकुलस के। समझ आया इतनी चीजें, कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। थोड़ा अगर हम आगे बढ़े, ये सब तो हो गया। अब जैसे हमें पता था कि जो डिस्टेंस और जो टाइम होता है, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर बड़ा होगा। डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह वेलोसिटी में भी होता है। वेलोसिटी क्या होती है बेटा,
देखो जब भी यहाँ मॉड लगा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, स्पीड की बात हो रही है। और इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी की बात हो रही है। सॉरी इसमें एक साथ ही दे दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया है तो ठीक है, सही है। अगर नहीं लिखा होता तो ये होता। तो हमेशा क्या होगा, स्पीड जो होगा, जैसे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है ना, वैसे स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा बड़ी हुई या फिर बराबर होगी वेलोसिटी के। जो चीज़ हमने डिस्टेंस के साथ किया था वही चीज़ है। ऐसे इन दोनों का रेशियो भी इसी तरह होगा, कुछ कर रखा है ना पहले। अब देखो, अब क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है वही डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी का। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपसे कोई पूछे कि अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताओ, तो क्या बताओगे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या है बेटा, वेलोसिटी पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बोलो, आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी सारे फॉर्मूले देखे जो मैंने अभी बताया था, वही चीज दे रखा है। ठीक है, एरिया और ये सब समझ आया। अब देखना यहाँ पर, ये बता दो एक बच्चों वाला सवाल, इसका तो आंसर दे ही देगा कोई भी, जल्दी से दो आंसर इसका।